बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। मैं थोड़ी देर चक्रवर्ती के साथ बैठकर कलकत्ते की बातें करता रहा। वो कलकत्ते का रहने वाला था। हॉस्टल में वापस आकर मैं अपने मंसूबे पर गौर करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मेरा मिशन शुरू हो चुका था। मुझे जो कुछ करना था वो मैंने अपने ज़हन में तय कर लिया और सो गया। मैंने 7 नवंबर का दिन बीच में डाला और 8 नवंबर की सुबह को ट्रेन में सवार होकर बाल ठाकरे से मुलाकात करने बम्बई की तरफ रवाना हुआ। मैं ट्रेन में इसलिए जा रहा था कि मैं मज़ीद कुछ वक्त बाल ठाकरे से दूर रहकर गुजारना चाहता था। 9 नवंबर की सुबह को मैं मुंबई में था। बाल ठाकरे को अपने आने की इतला दी। उसने उसी वक्त बुला लिया। मैंने टैक्सी पकड़ी और उस इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के दुश्मन और शिवसेना के सबसे बड़े और बाअसर लीडर बाल ठाकरे की कोठी पर पहुंच गया। बाल ठाकरे के मुलाजिम ने मुझे लीडर के खास वेटिंग रूम में बिठा दिया। दिन के 11 बज रहे थे। मैं 15-20 मिनट तक बैठा रहा। मुझे मालूम था कि बाल ठाकरे किसी को भी इंतज़ार कराए बगैर नहीं मिलता, खा कितनी ही एमरजेंसी क्यों ना हो। मैंने उसके खास ड्राइंग रूम में जाकर हाथ बांधकर प्रणाम किया। उसने मेरी तरफ देखते ही भवें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारा राम नाम का तिलक कहाँ गया धर्मचंद? मैंने कई रोज़ से माथे पर तिलक नहीं लगाया था। जलंधर में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने कानों को हाथ लगाकर माजरत पेश की और कहा, सेनापति जी, अपने काम में इतना गुम रहा कि तिलक लगाने का भी होश नहीं था। चक्रवर्ती के बारे में बताओ, तुमने क्या प्रोग्रेस की है? कोई सबूत मिला तुम्हें? उस शख्स को पकड़ने के लिए मुझे सॉलिड किस्म के प्रूफ की ज़रूरत है ताकि मैं अपोजिशन के रक्षा मंत्री को लोकसभा में सबके सामने जलील कर सकूं। ये चक्रवर्ती रक्षा मंत्री का भांजा है। मैंने उसका पूरा बायोडाटा हासिल कर लिया है। मैंने कहा, महाराज जी, बहुत जल्द सबूत मिल जाएगा। मैं अब सबूत हासिल करने के पीछे ही लगा हूँ। चक्रवर्ती बड़ा चालाक शख्स है। अपने फ्लैट में किसी से खुफिया बात नहीं करता। उस रोज़ उसने पेमेंट की बात की थी। इसके बाद एक औरत उसके फ्लैट में आई थी। मैं अपने कंट्रोल रूम में कान लगाए बैठा उनकी बातें स्पीकर पर सुनता रहा। दोनों बंगाली में देर तक रिश्तेदारी के झगड़ों झमेलों की बातें करते रहे। आखिर में औरत ने चक्रवर्ती से कहा कि किसी आदमी ने मेरे घर फ़ोन किया था कि मिस्टर चक्रवर्ती से कहें कि हमें स्पॉट पर आज रात को मिलें। मैंने उसे कहा, तुम खुद फ़ोन क्यों नहीं कर लेते? तो वो बोला, चक्रवर्ती बाबू का फ़ोन ख़राब है। उसके जवाब में चक्रवर्ती ने घबराई हुई आवाज़ में कहा था कि उसने तुम्हें क्यों फ़ोन किया? वो एक पागल आदमी है। मुझे फ़ोन करके कहता रहता है कि स्पॉट पर मिलो। अब फ़ोन करे तो उसे झिड़क देना। ये बातें सुनने के बाद मैंने 2 रातें मिस्टर चक्रवर्ती की निगरानी की कि वो किसी खुफिया स्पॉट पर किसी एजेंट से मिलने जाता है या नहीं, मगर वो अपने फ्लैट से रात को बाहर ना निकला। शायद उसने एजेंट को सख्ती से डांट दिया था कि उसने उसके रिश्तेदार औरत के घर फ़ोन क्यों किया। बाल ठाकरे मेरी बात बड़े गौर से सुन रहा था और कहने लगा, तुमको चाहिए था कि खुफिया पुलिस का कोई आदमी उसके पीछे लगा देते जो रात के वक्त उसकी निगरानी करता। मैंने बड़े अदब से कहा, महाराज, ये नाजुक मामला है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। चक्रवर्ती को अगर पता चल जाता कि रात के वक्त उसकी निगरानी हो रही है तो वो इस कदर मोहतात हो जाता कि मेरे लिए कोई सुराग लगाना दुश्वार हो जाता। बाल ठाकरे अपने बालों में उंगली फेरने लगा। जब वो किसी गहरी उलझन में होता था तो वो अपने चमकीले स्या बालों में इस तरह उंगली फेरने लगता। वो कहने लगा, अब तुम यहाँ बम्बई आ गए हो, पीछे चक्रवर्ती की निगरानी कौन करेगा? मैंने अपने बम्बई आने का जवाब पेश करते हुए कहा, महाराज जी, मुझे एक ख़ास ज़रिए से ये इतला मिली थी कि मुंबई के मैरियन ड्राइव वाले इलाके में सब्ज़ रंग की एक 3 मंजिला इमारत है। यहाँ एक कश्मीरी फ़ोटोग्राफ़र रहता है। चक्रवर्ती को कभी कभी उसका भी फ़ोन आता है। आपको तो मालूम ही है कि कश्मीर में हमारी सेना लड़ रही है। ये कश्मीरी भी कोई मुजाहिद ही हो सकता है। बस मैं उसका सुराग लगाने ही यहाँ आया हूँ। कुछ आपके दर्शन भी ज़रूरी थे ताकि जो बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती ज़ुबानी हो जाएँ। बाल ठाकरे ने पूछा, तुम कितने दिन बम्बई में ठहरना चाहते हो? तुम्हें ज़्यादा दिन चक्रवर्ती से दूर नहीं रहना चाहिए। मैं ज़हन में सारा हिसाब लगा कर आया था। उस रोज़ 9 नवंबर का दिन था। दूसरे दिन यानी 10 नवंबर की रात 10:30 बजे मिसाइलों के ज़ेर ज़मीन अड्डे के अंदर ज़ोरदार धमाका होना था। उस धमाके की खबर यकीनी तौर पर उसी रोज़ रात की खबरों में नशर हो जाती और बाल ठाकरे को तो धमाका होने के फ़ौरन बाद पता चल जाना था। बस मैं एक ही दुआ बार बार अपने खुदा से मांगता कि मेरी कोई इंसानी गलती मुझे धोखा ना दे जाए। मैंने बाल ठाकरे के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सेनापति जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन यहाँ रुकूंगा। इस दौरान मेरियन ड्राइव वाले कश्मीरी फ़ोटोग्राफ़र का खोज लगा लूँगा और आपको मुकम्मल रिपोर्ट देकर ही जाऊँगा।
बाल ठाकरे पर मेरी कारकर्दगी का बड़ा असर पड़ चुका था। हकीकत ये थी कि मेरी कारकर्दगी अभी तक मेरे हक में ही कामयाब रही थी। इससे भारत के उन फरौनों को ना कोई फ़ायदा पहुंच सका था और ना मैं कोई फ़ायदा पहुंचाने की सोच ही सकता था। लेकिन बाल ठाकरे की तरह मैंने उस दुश्मन पाकिस्तान को अपनी बातों से मुतासिर किया हुआ था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि वो मुझे अपने देरीना साथी मरहटा लीडर बालाजी राव से ज़्यादा अहमियत देने लगा था। उसने कहा, ठीक है, तुम ये काम करके ही यहाँ से जाना। अगर वो फोटोग्राफर यहाँ मौजूद हुआ तो मैं उसे फ़ौरन अगवा करवा कर अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुँचा दूंगा। वहाँ हम खुद उससे पूछगछ कर लेंगे कि चक्रवर्ती से उसका क्या ताल्लुक़ है। तुम भी मैरियन ड्राइव जाकर उसका सुराग लगाओ। तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत हो तो बता दो। मैं भी उस दुश्मन इस्लाम के सर पर शाखर्चियाँ करना चाहता था। मैंने कहा, वैसे तो मुझे ज़ाती खर्च की परवाह नहीं है, लेकिन किसी वक्त कोई भी अचानक ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ऑफिस सेक्रेटरी से कहकर रकम दिलवा दें तो बेहतर है। बाल ठाकरे ने उसी वक्त डायल पर शैफ सेना के ऑफिस का नंबर घुमाया और ऑफिस सेक्रेटरी से कहा, धर्मचंद आ रहा है, इसे पार्टी के स्पेशल अकाउंट में से 5,000 रुपये निकलवा कर दे दो। बाल ठाकरे ने फ़ौरन रिसीवर रख दिया, मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा और कहने लगा, ऑफिस में जाकर पैसे ले लेना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने उठकर उसके पाँव छुए, प्रणाम किया और उल्टे पाँव वहाँ से निकल गया। मैं शेफ सेना के ऑफिस में गया। ऑफिस सेक्रेटरी एक नया मरहटा आ गया हुआ था। बूढ़ा खजांची टाइप का आदमी था और मुझे देखकर कहने लगा, धर्मचंद जी, मैंने चेक देकर लड़के को बैंक भेज दिया है, अभी रकम लेकर आ जाएगा। आपको कहीं जल्दी तो नहीं जाना? मैंने कहा, अभी नहीं जाना। आधे घंटे बाद मुझे 5,000 रुपये मिल गए। ऑफिस की इमारत के ऊपर वाले फ्लैट पर मेरी रिहाइश हुआ करती थी। दोपहर के बाद वहाँ बालाजी राव भी मुझसे मिलने आ गया। बड़े तपाक से मिला और कहने लगा, तुम्हें भास्कर और पटीकर वगैरह का पता चला? मैंने अनजान बनकर पूछा, क्यों, क्या हुआ उन्हें पिछले दिनों जलंधर के मंदिर में किसी ने कत्ल कर दिया था। तुम जलंधर में ही थे, तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने बड़े अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये दर्दनाक खबर सुनकर। मैं कुछ रोज़ के लिए जलंधर से बाहर गया हुआ था। किसी ने जिक्र ज़रूर किया था कि जलंधर के किसी मंदिर में 3 शराबियों का कत्ल हो गया है, मगर मुझे ख्याल तक न आया कि ये हमारे आदमी भास्कर, पटीकर और शिवा भी हो सकते हैं। आखिर किसने कत्ल किया उन्हें? बालाजी बोला, कुछ पता नहीं चल सका अभी तक। मेरा तो ख्याल है पीने पिलाने वाले आदमी थे, मुजरा सुनने भी जाते थे, किसी बाईजी के आदमी से झगड़ा कर बैठे होंगे। उसने मौका पाकर उन्हें मार दिया। इस किस्म के गलत कामों का यही अंजाम हुआ करता है। तुम सुनाओ धर्मचंद, आजकल जलंधर में किस मिशन पर हो? यहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त कुछ औरतें भी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रही हैं। ये बम्बई की 2 तवाइफें हैं, उन्हें एड्स की बीमारी है। बाल ठाकरे जी उन्हें दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देकर इसलिए भी पाकिस्तान भेज रहे हैं कि ये पाकिस्तान में जाकर जगह जगह पाकिस्तानी नौजवानों से जिनसी तल्लुकात कायम करके एड्स की बीमारी फैलाएं। यहाँ तक कहकर वो हंस दिया और बोला, भैया तुम्हें तो मालूम है हम पाकिस्तान को हर तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये तवाइफे कहाँ से तलाश कर ली तुम लोगों ने? बालाजी हाथ झटक कर बोला, अरे धर्मचंद जी, साला बम्बई में हर तीसरी तवाइफ को एड्स की बीमारी लगी हुई है। बाल ठाकरे जी की स्कीम यही है कि इन औरतों का यहाँ इलाज तो हो नहीं सकता, क्यों ना इन सब को बारी बारी पाकिस्तान स्मगल कर दिया जाए। इस तरह भारत को इस बीमारी से निजात भी मिल जाएगी और पाकिस्तान इस बीमारी से तबाह होना शुरू हो जाएगा। मैंने उससे कहा, मैं आज शाम को ट्रेनिंग सेंटर आऊँगा, ज़रूर आना। मैं तो शाम को रोज़ाना सेंटर पर मौजूद होता हूँ। बाकी का दिन मैंने मैरियन ड्राइव के इलाके में समंदर के किनारे यूं ही इधर उधर फिरते गुजार दिया। जो लोग बम्बई रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि मैरियन ड्राइव जदीद तर्ज की इमारतों की उस कतार को कहते हैं जो समंदर के किनारे किनारे खम खाती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे यानी बाल के शेयर गार्डन की पहाड़ी के दामन तक चली गई है। और इसके अलावा बम्बई का मशहूर बीच जिसका नाम चौपाटी है, तफरीह की बड़ी मशहूर जगह है। शाम होते ही यहाँ लोग अपने बाल बच्चों के साथ सैल समंदर पर फिरने आ जाते हैं। गोलगप्पे, नमकीन, चने और बम्बई की राबों का ठंडा रस पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं। यहाँ सूरज ग़रूब होने के कुछ देर बाद तक बड़ी रौनक रहती है। इंडिया की अक्सर फिल्मों में हीरो हीरोइन को गाना गाते हुए चौपाटी के सैल समंदर पर हाथ में हाथ डाले दौड़ते भागते दिखाया जाता है। मैं चौपाटी पर जाकर समंदर के किनारे एक चबूतरे पर बैठ गया और बालाजी की ज़ुबानी मुझे बाल ठाकरे की पाकिस्तान के खिलाफ जिस मकरू और बेईमाना साजिश का पता चला था उसके बारे में सोचने लगा। वो एड्स की बीमारी में मुब्तला भारतीय तवाइफों को फैशनेबल लड़कियों के रूप में पाकिस्तान स्मगल करके पाकिस्तान में एड्स की बीमारी फैलाने की घनौनी साजिश कर रहा था। मुझे इस हकीकत का शिद्दत से एहसास हुआ कि हिंदू तो अज़ल से पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन था ही, मगर बाल ठाकरे से बढ़कर भारत में शायद ही कोई हिंदू मुसलमानों का इस कदर जानी दुश्मन हो। वो मुसलमानों और पाकिस्तान की दुश्मनी में भारत के सभी मुतअस्सब हिंदुओं से बाजी ले गया था। मुझे अब उन एड्स ज़दा तवाइफों से भी निमटना था जो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तान में स्मगल की जाने वाली थी।
ये मेरा फ़र्ज़ बन गया था कि मैं उन औरतों को पेशतर इसके कि वो पाकिस्तान की तरफ कदम उठाएं यहीं ख़त्म कर दूं। मैं शाम को बम्बई के मुदाफ़ात में शैफ सेना के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया, जहां पाकिस्तान में तखरीबकारी के वास्ते शैफ सेना के ख़ास आदमियों को बड़े बाजार में अंधाधुंध फायरिंग करके फ़रार होने और बम्बों के धमाके करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बालाजी राव मुझे वहीं पर मिल गया। उसने मुझे दोनों तवाइफों से मिलवाया। दुबली पतली मराठी तवाइफें थीं, रंग गहरा सांवला था, नए नक्श तीखे थे। उनकी बीमारी की तशखीस हो चुकी थी कि उनको एड्स है, और ज़ाहिर है उस बीमारी का यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका था। भारत में इलाज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्हें शैफ सेना ने भारी मुआवजा देकर और भारत माता की सेवा का कहकर पाकिस्तान जाने पर राज़ी कर लिया था। उनमें से एक का नाम रामी बाई था, दूसरी का नाम गंगा बहनी था। दोनों बम्बई के बाज़ार हुसन में रहती थीं। मैं उनसे बातें करने लगा और उन्हें कहा कि वो भारत माता की सेवा के लिए चुनी गई हैं। वो पाकिस्तान में जाकर वहाँ के जवानों में जितनी ज़्यादा एड्स की बीमारी फैलाएंगी, भारत माता उतनी ही उनसे खुश होगी, और अगले जन्म में वो आकाश अप्सराओं के रूप में जन्म लेंगी। वो मेरी बातों से बड़ी मुतासिर हुई। बालाजी भी मुतासर हुआ और कहने लगा, धर्मचंद, तुम बड़े काम के आदमी हो। सेनापति जी यूं ही तुम पर इतना भरोसा नहीं करते। बातों ही बातों में मैंने बाज़ार हुसन में उनकी खोलियों का पता चला लिया था। ये औरतें शाम को ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद वापस बाज़ार हुसन चली जाती थीं और रात गए तक वहाँ अपना धंधा करती थीं। हम अभी ट्रेनिंग सेंटर में ही थे कि दोनों तवाइफें शहर वापस चली गईं। बालाजी राव और मैंने इकट्ठे वहीं वैष्णु खाना मंगवा कर खाया। खाने के बाद बालाजी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, शैफ सेना के ऑफिस में अपने फ्लैट में जाकर आराम करूँगा। मैंने बालाजी राव को बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं मैरियन ड्राइव के एक कश्मीरी फोटोग्राफर की खोज में हूँ। बाल ठाकरे ने मुझे इस बात को खास तौर पर खुफिया रखने की हिदायत की हुई थी। बालाजी राव अपनी गाड़ी में मुझे शैफ सेना वाले फ्लैट पर छोड़कर चला गया। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि इन तवाइफों को किस तरह ठिकाने लगाया जा सकता है। सवाल उनको सिर्फ ठिकाने लगाने का नहीं था, मैं उन्हें रात के वक्त बड़ी आसानी से ठिकाने लगा सकता था। मगर असल मसला ये था कि इस तरह से बाल ठाकरे की साजिश का पूरा सद्देबाब नहीं हो सकता था। उनकी जगह कोई दूसरी एड्स ज़दा तवाइफें सामने आ जाती। बम्बई के बाज़ार हुसन में इस किस्म की एड्स ज़दा तवाइफों की कमी नहीं थी। मैं कोई ऐसी तरकीब सोचना चाहता था कि जिस पर अमल करने से सिर्फ ये दोनों तवाइफें ही हलाक ना हों, बल्कि उनकी मौत के बाद कोई दूसरी तवाइफ भी पाकिस्तान असमगल होने का नाम ना ले। ऐसी तरकीब ज़हन में नहीं आ रही थी। वक्त बहुत कम था। सोच कर जब कुछ समझ में ना आया तो मैं दूरदर्शन ऑन करके एक प्रोग्राम देखने लगा। स्क्रीन पर कोई फिल्मी डांस दिखाया जा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई। उस वक्त मुझे यही एक तरकीब सबसे करामत लगी। मैंने उसी पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैंने उन दोनों तवाइफों रामी बाई और गंगा बहनी से उनकी खोलियों का पता मालूम कर लिया था, और मुझे ये भी इल्म था कि बम्बई का बाज़ार हुसन तो रात 12 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन उन मामूली दर्जे की तवाइफों की खोलियों वाला बाज़ार उसके बाद भी खुला रहता है। शैफ सेना के ऑफिस में एक खुफिया सेल था, जहाँ भेस बदलने का साजो सामान और असलिया वगैरह रखा जाता था। मैं 8 बजे रात नीचे ऑफिस में आ गया। दफ्तर बंद था, सिर्फ चौकीदार बैठा था। मुझे देखकर उसने बीड़ी फेंक दी और सलाम करके उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, मुझे एक टेलीफोन करना है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, दफ्तर का कमरा तो खोल दो। उसने फ़ौरन जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे के दरवाजे का ताला खोल दिया और ख़ुद बाहर जाकर स्टूल पर बैठ गया। उस पर मेरी शख्सियत का बड़ा रौब था। उसने मुझे वहाँ एक बार खुद बाल ठाकरे के हाथ में हाथ डाले बातें करते देखा था। इसके अलावा बालाजी राव के साथ भी मैं दफ्तर में आता जाता रहता था। दफ्तर के कमरे में आकर मैंने फ़ोन के डायल का यूं ही एक नंबर घुमाया और ऊंची आवाज़ में हेलो हेलो करने लगा, ताकि बाहर बैठा चौकीदार भी मेरी आवाज़ सुन ले। 3-4 मरतबा हेलो हेलो कहने के बाद मैं तेज़ी से दफ्तर के कोने में जो छोटा दरवाज़ा था उसको खोलकर भेस बदलने वाले कमरे में आ गया। उस कमरे की हर चीज़ मेरी देखी भाली थी। मुझे सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत थी जो मैंने पहले सोच रखी थी। वो तीनों चीज़ें मैंने उठाकर जेब में डाली और बाहर निकलकर कमरे को बंद कर दिया। क्योंकि ये कमरा ऑफिस के कमरे के अंदर था और ऑफिस को ताला लग जाता था, इसलिए उस छोटे कमरे को ताला नहीं लगाया जाता था। कमरे में आते ही मैंने रिसीवर उठाकर 2-3 बार ऊंची आवाज़ में हेलो हेलो कहा और फिर ज़ोर से रिसीवर रख दिया। बाहर आकर चौकीदार से कहा, जहाँ मुझे फ़ोन करना था उनका फ़ोन भी नहीं बोल रहा, ताला लगा दो। जी मालिक। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में आ गया। मेरे कमरे की सीढ़ियाँ दफ्तर के दरवाजे के अकब में थीं। ऊपर आकर मैंने सफ़ेद कागज़ निकालकर सामने रखा और उस पर हिंदी में मुख्तसर सी इबारत बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिख दी। हिंदी की ये इबारत मैंने जानबूझकर ख़राब ख़त बनाकर लिखी थी, ताकि पढ़ने वाले को महसूस हो कि ये किसी मुसलमान ने लिखी है जिसको हिंदी लिखनी ज़्यादा नहीं आती। इबारत को सामने रखकर 2-3 बार गौर से पढ़ा। जब मैं उससे मुतमिन हो गया तो उसकी एक और नकल तैयार कर ली। दोनों कागज़ों के दरमियान सुराख करके उनमें फ़ाइलों का मजबूत धागा परोकर उसे इतना खुला रखा कि किसी इंसान की गर्दन में डाला जा सके। इस काम से फारिग होकर मैंने दोनों कागज़ों को तय करके अपनी पुरानी जैकेट की जेब में डाल लिया। ये पुरानी जैकेट एक मुद्दत से बम्बई वाले फ्लैट में ही टंगी हुई थी। अब मैं उसे नहीं पहनता था।
जब रात के ठीक 11:30 का वक्त हो गया तो मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी। गुसल खाने में आकर गुसल खाने की बत्ती जलाई और वो 3 चीज़ें निकाल कर सामने रख लीं जो मैं खुफिया लिबास वाले कमरे से निकाल कर लाया था। उनमें से एक उलझे हुए हिप्पी टाइप के बालों की एक विग थी, एक उसी रंग के बालों की घनी दाढ़ी थी जिसमें मूंछें साथ ही लगी हुई थीं। ये दोनों विगें बड़ी पायदार और मजबूत थीं और बिल्कुल असली बालों की बनाई हुई थीं। ये भी गैर गोंद के चेहरे के साथ इस तरह चिपक जाती थीं कि 1-2 बार मामूली तरीके से खींचने पर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती थीं। ये वो विगें थीं जिन्हें लगाकर दहशतगर्द ज़रूरत के वक्त पाकिस्तान जाते थे। इसके बाद मैंने खद्दर का पजामा उतार कर पुरानी पतलून पहनी। शीशे में अपना हुलिया देखा। मैं बिल्कुल नहीं पहचाना जाता था। बिल्कुल भिंडी बाजार का कोई दादा गुंडा या मवाली लगता था। मैंने ऊपर जैकेट पहन ली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं खुफिया साजो सामान वाले कमरे से उठा कर लाया था उसे जैकेट की जेब में से निकाला। ये नीले रंग की छोटी सी डिब्बी थी। मैंने उसे खोल कर देखा। मेरा ख्याल था वो प्याजी रंग की गोलियों से भरी हुई होगी, मगर उसमें सिर्फ 5 गोलियां ही थीं जो पानी में फ़ौरन हल हो जाती थीं। उनका जायका कोई नहीं था और बेदाग थीं। पानी का रंग बिल्कुल नहीं बदलता था। ये बेहोश कर देने वाली गोलियां थीं। इसमें से अगर एक गोली पानी में डालकर अगर उसका एक घूंट कोई पी ले तो वो 10 सेकंड में बेहोश हो जाता था। मैंने डिबिया में से 2 गोलियां निकाल कर जेब में रख ली। बाकी गोलियों को गुसलखाने के कमोड में डालकर बहा दिया। डिबिया मैंने अपने पास ही रखी। मैं ये डिबिया वहाँ से काफ़ी दूर जाकर वीरान इलाके में फेंकना चाहता था। रुमाल पहले से मेरी पतलून की जेब में मौजूद था। नायलून की सब्ज रंग की पतली डोरी भी मैंने जेब में रख ली थी। उस डोरी में से मैं अपने अटैची केस को बांध कर लाया था जिसका बुक्कल टूट चुका था और वो खुल जाता था। डोरी पतली मगर बेहद मजबूत थी। मैंने उसे गस पर काट लिया था। जब मैं हर तरह से तैयार हो गया तो गुसलखाने की बत्ती को जलते रहने दिया। पतलून की पिछली जेब में 50-50 रुपए के 15 नोट मैंने पहले ही रख लिए थे। उन नोटों ने बड़ा काम दिखाना था। इसके बाद मैंने कमरे को ताला लगाया और दबे पांव सीढ़ियाँ उतर कर बाजार की दूसरी जानिब होकर यूं झूम झूम कर मज़े मज़े से सिगरेट सुलगा कर चलने लगा जैसे वाकई मैं कोई मवाली दादा हूँ। चौक में से टैक्सी ली और उसे फारस रोड चलने को कहा। बम्बई के बाजार हुसन को फारस रोड कहते हैं। यह वहाँ से कोई 10-15 मील के फासले पर था। मैं टैक्सी की पिछली सीट पर सर पीछे डाले बैठा एक फिल्मी गीत गुनगुना रहा था और ड्राइवर पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था जैसे मैंने पी रखी है। ड्राइवर ने रास्ते में मुझसे कहा, बाबू क्या है कि बम्बई में आजकल वलैती दारू की बड़ी मुश्किल है। मैंने मवालियों वाले लहजे में कहा, तो अपना मुंह बंद रख गाड़ी चला क्या। अगर जेब में माल हो तो बम्बई में सब कुछ मिलता है, साला क्या। इसके बाद फारस रोड के नाके के तक ड्राइवर बिल्कुल ना बोला। मैं नाके पर उतरकर ऊंचे दर्जों की तवाइफों वाले बाजार की तरफ जाने के बजाय उसके पहलू में एक दूसरे बाजार की तरफ चला। यहाँ बहुत कम रोशनी थी। यहाँ निचले दर्जे की तवाइफों की खोलियाँ थीं। अक्सर खोलियाँ बंद थीं। मुझे तशवीश हुई कहीं गंगा और रामी बाई की खोलियाँ भी बंद न हो। मैंने उनकी खोलियाँ देखी नहीं थीं। मुझे उनका पता मालूम करना था। बाजार की नुक्कड़ में सिगरेट पान का खोखा था। वहाँ कुछ उबाश किस्म के लोग खड़े थे। मैंने उनसे रामी बाई और गंगा बहनी की खोलियों का पता पूछना मुनासिब न समझा। खोलियाँ साथ साथ बनी हुई थीं। हर खोली के बगैर एक तवाइफनी मुरिया लिबास में खड़ी या दरवाजे की चौखट में बैठी थी। खूब मेकअप किया हुआ था। मैं ज़रा दूर रहकर हर खोली को देखता चला जा रहा था। बाजार के आखिर में एक खोली के आध खुले दरवाजे में मैंने रामी बाई और गंगा बहनी को देख लिया। रामी बाई कुआड़ के सहारे खड़ी थी। गंगा बहनी बैठी हुई थी। अंदर की जानिब कोठड़ी में कमज़ोर रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मैंने उन दोनों को फौरन पहचान लिया। दोनों ने गवाह की देहाती औरतों की तरह कमर तक बांधी हुई थी। ऊपर के जिस्म पर सिर्फ ब्लाउज ही था। बाल खूब बने हुए थे। एक आदमी उनके सामने खड़ा उन्हें घूर घूर कर देखे जा रहा था। रामी बाई ने उसे गाली देकर कहा, क्या देख रहे हो, माल है तो अंदर आ जाओ, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। आदमी शर्मिंदा होकर वापस मुड़ गया। इसके बाद मैं उनके सामने आ गया। रामी और गंगा ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। ये उनकी कमर्शियल मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था। मेरा हुलिया इतना बदला हुआ था कि वो मुझे पहचान ही नहीं सकती थीं। मैंने आगे होकर पूछा, क्या रेट चल रहा है भाई। गंगा और रामी को ये जुमला बुरा लगा। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने पतलून की जेब से 50 रुपए का नोट निकाल कर दिखाया और कहा, 50 रुपए ठीक रहेंगे। उनके चेहरों की मुस्कुराहट वापस आ गई। उनका रेट 10-15 रुपयों से ज़्यादा नहीं होता था, ये मुझे मालूम था। मैंने 50 का एक और नोट निकाल लिया। क्या है कि 50-50 हम तुम दोनों को देगा। तुम दोनों हमारे साथ अंदर जाएगा। रामी और गंगा शर्मा गईं। औरत चाहे तवाइफ बन जाए मगर शर्मो हया का थोड़ा बहुत दामन उसके हाथ में ही रहता है। मैं उनकी तरफ बढ़ा। वो दोनों दरवाजे से हटकर अंदर चली गईं। मैं भी अंदर आ गया। रामी ने खोली का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। खोली में अजीब सी बू फैली हुई थी। एक जलंगा सी खाट पर मैला बिस्तर लगा था। मैला सा तकिया पड़ा था। मैं चारपाई पर बैठ गया। वहाँ ज़्यादा देर बैठना मेरे लिए ख़तरे का बहस हो सकता था। मैंने जेब से 50-50 के मज़ीद 2 नोट निकाल कर दोनों को 100-100 रुपये दिए और कहा, मैं पहले दारू पीऊँगा। 100-100 रुपये लेकर वो मेरे इशारों पर जैसे नाचने लगीं।
रामी ने चारपाई के नीचे से देसी शराब की बोतल निकालकर लोहे की छोटी सी मेज पर रख दी। गंगा ने एक गिलास भी रख दिया और मैंने कहा, अगर तुम दोनों भी मेरे साथ दारू का एक एक गिलास पियोगी तो मैं तुम्हें उनके 50-50 रुपए अलग दूंगा। इतने पैसे वो दोनों मिलकर सारी रात में नहीं कमाती थीं। मैंने 50-50 के 2 नोट निकालकर उनकी तरफ उछाल दिए। उन्होंने लपक कर नोट तो बोझ लिए। रामी बोली, क्या है कि हम दारू नहीं पीती, पर तुम्हारी खातिर एक एक गिलास पी लेंगी। मैंने कहा, पानी का जग भी ले आओ, मैं दारू में पानी मिलाकर पीऊँगा। उसी वक्त रामी बहर गई। बहर किसी दूसरी खौली से वो पानी से भरा हुआ आम सा चीनी का एक जग और सिल्वर के 3 गिलास ले आई। मैंने तीनों गिलासों में थोड़ी थोड़ी शराब डाली, आधा आधा गिलास पानी डाल दिया। अब मेरे ऑपरेशन का सबसे अहम और सबसे नाजुक मरहला आ गया था। मैंने पहले से सोची समझी स्कीम के मुताबिक जेब से 50-50 रुपए के 10-15 नोट निकाले और उन्हें चारपाई की दूसरी तरफ उछाल कर कहा, ये जमुना देवी की भेंट हैं, इन्हें तुम ले लो। दोनों तवैफें फर्श पर गिरे हुए नोटों पर टूट पड़ी। ऐसा करते हुए दोनों चारपाई की ओट में हो गईं। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। मैंने जेब से प्याजी रंग के मटर के दानों के बराबर गोलियां निकालकर 2 गिलासों में डाल दी और अपना गिलास जिसमें गोली नहीं डाली थी हाथ में उठा लिया। इतने में रामी और गंगा नोटों को अपने ब्लाउज के अंदर डालते हुए मेरे पास चारपाई पर आकर बैठ गईं। मैं सोचने लगा कि ये तवैफें एक ऐसे मोरक मर्ज में मुब्तला हैं जिनका अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ और जिसमें मुब्तला होकर आदमी हड्डियों का ढांचा बनकर ख़त्म हो जाता है। खुदा जाने ये अपनी बीमारी किस किस को लगा चुकी थी और अगर ये पाकिस्तान स्मगल हो जाती हैं तो वहाँ न जाने कितने मासूम नौजवानों को एड्स का मर्ज लगाकर उन्हें सिसक कर दम तोड़ने पर मजबूर कर देंगी। दोनों गिलासों में डाली हुई बेहोशी की गोलियां शराब की वजह से जल्दी हल हो चुकी थीं। मैंने शराब के गिलास को बुलंद करते हुए कहा, शिव देवता की पुजारनो, उठाओ मतोरा का प्याला और देवताओं के नाम पर मेरे साथ चढ़ा जाओ। उन दोनों को इतने पैसे मिल चुके थे कि मेरी बेदाम गुलाम बनी हुई थी। मैंने गिलास को अपने होंठों से लगाकर ज़रा ऊपर कर लिया और अपने होंठों को बंद किए रखा और गले को यूं हरकत देने लगा जैसे खटाखट शराब पी रहा हूँ। रामी और गंगा ने भी 3-3 घूंट चढ़ा लिए। शराब तेज थी, मेरे बंद होंठों को मिर्चों की तरह लग रही थी। उन्होंने गिलास रख दिए, मैंने भी गिलास लोहे की मेज़ पर रख दिया। रामी ने दीवार में बनी हुई अलमारी में से एक लिफाफा निकालकर फाड़ा और मेज़ पर रख दिया। उसमें भुने हुए चने थे। अब दोनों मेरे दाएं बाएं बैठकर मुझसे चहलें करने लगे। गंगा मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी तो मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया और गुस्से में कहा, मेरे बालों में सिर्फ काजल देवी ही उंगलियां फेर सकती है क्या? गंगा ने हाथ पीछे कर लिया। काजल कौन है बाबू? रामी ने हंसकर पूछा। मैंने उसे झिड़क दिया, तुमको इससे क्या गर्ज है? मैंने ये इसलिए कहा था कि उंगलियां फेरने से मेरी बालों की वेग उतर सकती थी और साथ ही दाढ़ी भी उतर जाती। अगरचे उस वक्त वो मेरी शक्ल देखकर मुझे पहचान भी लेती तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों के सिर्फ चंद लम्हे ही बाकी रह गए थे। लेकिन मुझे इस बात का ख्याल था कि अगर वहाँ कोई दूसरा शख्स या पुलिस वाला आ गया तो वो मेरी असली शक्ल देख लेगा। गंगा ने मुझे बिस्तर पर खींचना चाहा तो मैंने कहा, पहले अपना अपना गिलास ख़त्म करो, फिर आगे का धंधा शुरू होगा। वो हंसने लगीं। मैंने गिलास उठाया, उन्होंने भी गिलास उठा लिए। मैंने महसूस कर लिया था कि इन पर दवाई का असर होना शुरू हो गया है। मैंने पहले की तरह गिलास मुंह के साथ लगाकर होंठ बंद कर लिए और गिलास को यूं ऊपर चढ़ाया जैसे पी रहा हूँ। दोनों तवैफें हकीकी तौर पर अपना अपना दारू पी गईं। खाली गिलास उन्होंने मेज़ पर रखे और गंगा कोई फिल्मी गीत गुनगुनाने लगी। रामी बाई ने मेरे गले में बाहें डाल दी और बोली, बाबू तुम कहाँ से आए हो? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। गंगा मेरी जैकेट उतारते हुए बोली, बाबू तुम 2 औरतों के शौकीन हो तो दिन के वक्त हमारी खोली में आया करो। मैंने गंगा का हाथ पीछे कर दिया, अभी एक ही गिलास और चलेगा, अभी दारू का नशा नहीं हुआ। रामी का सर डोल गया और वो बोली, मुझे तो बड़ा नशा चढ़ गया है, बड़ी तेज़ शराब है। इस दौरान गंगा का सर भी डोलने लगा था। फिर मेरे देखते ही देखते दोनों बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ी। मैं जल्दी से अलग हो गया। पहला काम मैंने ये किया कि खोली की कुंडी खोलकर दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। 5 सिगरेट के खोखे तक बाजार खाली पड़ा था। मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। अब मुझे उन दोनों को ठिकाने लगाना था। मैं पहले रामी बाई पर झुक गया, नायलून की बारीक रस्सी उसकी गर्दन में डाली और फंदे को कस दिया। रामी का जिस्म हल्के हल्के झटके खाने लगा। जब ये झटके ख़त्म हो गए और उसका खुला हुआ मुंह खुले का खुला रह गया तो मैंने फंदा ढीला करके उसकी गर्दन की खास रग पर उंगली रख दी। ये रग दिल की धड़कन के साथ धड़का करती है। रग साकित हो चुकी थी। इसके बावजूद मैंने उसका सर अपने हाथ में लेकर जोर से बाएं जानिब घुमा दिया। मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। इसी तरह मैंने दूसरी तवैफ गंगा बहनी का भी काम तमाम कर दिया। रुमाल से उनकी गर्दनों पर अपनी उंगलियों के निशान रगड़ रगड़ कर मिटा दिए। अगरचे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बम्बई के किसी थाने में भी मेरी उंगलियों के निशान नहीं थे। फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी थी। अब एक और इंतहाई ज़रूरी काम बाकी था। मैंने जेब से 2 कागज़ निकाले जो डोरियों में पिरोए हुए थे।
दोनों कागज़ मैंने दोनों तवाइफों की लाशों की गर्दन में डाल दिए। उन कागज़ों पर मैंने हिंदी में जो इबारत लिखी थी वो ये थी, रामी बाई और गंगा बहनी को पाकिस्तान भेजा जा रहा था ताकि वहाँ जाकर ये तवाइफें एड्स की बीमारी फैलाएं। खबरदार, इनका इंजाम देख लो। जो तवाइफ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हुई उसका भी यही अंजाम होगा। अगर भारत में नहीं तो पाकिस्तान में पहुँचते ही उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा।